हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मार्च 4 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के जो न्यूज़पेपर में सम ऑफ द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डू इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी कभी कभी अच्छे बन जाते हैं एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा एंड देर आर सर्टन इश्यूज डिस्कस्ड ऑन फॉरेन पेज एज वेल एज ऑन इकोनॉमिक पेज, जिससे हमारा एक रिवीजन हो जाएगा एंड देन करंट ट्रेंड क्या चल रहा है हमें वो भी समझ में आएगा बहुत अच्छे से। Some of the important highlights where I would like you to focus is that today we are going to discuss about Indus Water Treaty, then Asian Infrastructure and Investment Bank on foreign page, then COVID-19 से related information आया हुआ है, we will do that also, and then we will do the Sri Lankan economic crisis in short, then trade deficit, current account deficit, then we will move to the editorial page where we are going to study that how India is the managing the both extremes, that one side we have Russia where India has abstained from the voting, on the other side is USA where they both are members of Quad grouping. So friends, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first is coming from यूक्रेन, जहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है दैट इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो खार्किव जो एक सिटी है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन आफ्टर द कीव। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। Kyiv is the largest city. The second largest city is Kharkiv. Now Kharkiv में इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टक, इनको बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हमने कल के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि रशिया इज़ प्लानिंग टू हैव अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर इवैक्यूएशन ऑफ दिस सिविलियंस। नाउ खार्किव जो है, जो ईस्टर्न यूक्रेन में आता है, दिस रीजन इज़ वॉर टोन। यहाँ पे जो शेलिंग फायरिंग हो रही है वो कंटिन्यूस चल रही है, इसीलिए स्टूडेंट्स को मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। देन द सेकेंड प्रॉब्लम जो आ रहा है, इट इज़ अबाउट गेटिंग ऑन द ट्रेन। सो यहाँ पे जो हो रहा है कि जो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ है दैट सेज दैट इंडियंस आर फेसिंग प्रॉब्लम टू बोर्ड द ट्रेन एज द यूक्रेनियन मिलिट्रीज आर अलाउइंग फर्स्ट द यूक्रेनियन सिटीजन्स टू गेट इवैक्यूएटेड। नाउ द नेक्स्ट इज emergency meeting or a sudden meeting of Quad that is called as Quadrilateral Security Dialogue। अभी क्वाड की एक मीटिंग थी मेलबॉर्न में जो अभी कंक्लूड हुआ, जहाँ पे इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बताया गया एंड इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन। हम फॉरेन पेज में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि एक न्यू ऑफिशियल अपॉइंट हुए हैं। ओके, सो ही इज़ ऑल्सो रिट्रेटिंग द सेम थिंग दैट इंडिया इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। So over here, Prime Minister Narendra Modi and leaders of Japan, Australia have taken part in suddenly convened Quad summit to be hosted by US President Joseph Biden or Joe Biden. Okay, so they are going to discuss about the new mechanism of humanitarian assistance in the Indo-Pacific region and the impact of Ukraine crisis in the region. Friends, आज के न्यूज़पेपर में अगर हम देखेंगे, सो अगर हम इकोनॉमी का पेज देखेंगे तो इकोनॉमी के पेज में द सर्टन न्यूज़ आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस ऑन इकोनॉमी। सो वी विल डू दैट ऑल्सो इन डिटेल, क्योंकि कभी कभी क्लैट में जो क्वेश्चंस आते हैं तो देर आर सर्टन टॉपिक्स, देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच कम्स फ्रॉम सच टॉपिक्स दैट व्हाट इनिशिएटिव वर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट to help the exporters, what steps has been taken by the various international organizations during this Ukrainian crisis. Now over here, what is the significance of this meeting? तो इस मीटिंग का जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे क्वाड के 4 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया। इसमें से जो इंडिया है, इट हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली which called for criticism against Russia and which called for halting Russian army intervention in Ukraine। तो दोनों में से इंडिया ने abstain किया। So there is a deep division between the two. Now the United Nations Security Council resolution, it was the 3 countries which have abstained from that is India, China and UAE। But यहाँ पे जो United Nations General Assembly में जब resolution पास हुआ तो वहाँ पे UAE favored for the halting Russian invasion in Ukraine। Now friends, आंध्र प्रदेश से एक न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश जहाँ पे पहले 3 कैपिटल प्रपोज हुए थे, अब वहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को टू कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप अमरावती एज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट
and the capital region within 6 months. साथ साथ में एक important observation जो हाई कोर्ट का है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, it says that state government had no legislative competence to change the capital or remove Amravati from being the capital of the three civic wings, that is legislature, executive and judiciary. Now in this article the students problem in Kharkiv has been discussed. तो यहाँ पे जो हम जो प्रॉब्लम हम फेस हमारे स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, इट इज़ लाइक दे आर अवेटिंग अ रेस्क्यू प्लान. एक इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आर लाइक दे आर इन लिम्बो. दे हैव वॉक फॉर 15 किलोमीटर आउटसाइड द सिटी after the embassy advisory, but still they are waiting for the further orders where to move on. Now friends, let's come to this important news. All projects in tune with Indus Treaty. तो यहाँ पे 117th मीटिंग हुआ of the Permanent Indus Commission. The Permanent Indus Commission में the representatives from both India and Pakistan they take part and they discuss the exchange of hydrological and flood data of Indus River and its tributaries. The tributaries of Indus rivers are Beas, Satluj, Ravi, Chenab and Jhelum. नाउ अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को देखेंगे, सो द इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन 1960 एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. नाउ दिस इंडस वाटर ट्रीटी इट डिवाइड्स इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इनटू 2 सेक्टर्स, ईस्टर्न सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर. तो जो हमारे जो वेस्टर्न सेक्टर में जो 3 रिवर्स आते हैं वो है इंडस, चेनाब एंड झेलम. इंडस, चेनाब एंड झेलम. और जो ईस्टर्न सेक्टर्स में जो हमारे 3 रिवर्स आते हैं दे आर ब्यास, रवि एंड सतलज. नाउ इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न रिवर्स, दैट इज ब्यास, रवि एंड सतलज, विच कंस्टिट्यूट ऑफ 20% ऑफ टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस रिवर बेसिन. नाउ पाकिस्तान हैज़ कंट्रोल ओवर 3 rivers, that is Indus, Chenab and Jhelum, which constitutes about 80% of the annual Indus river basin discharge. यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न सेक्टर के रिवर्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिया को कुछ राइट्स मिले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज राइट ऑफ नॉन कंजम्पटिव यूज़. मतलब जहाँ पे पानी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है उस टाइप का यूज़ इंडिया है वो कर सकता है. सो इट हैज़ सर्टन राइट्स लाइक पावर जनरेशन, नेविगेशन एंड फिशिंग. तो 117 परमानेंट इंडस कमीशन इट टुक प्लेस in Islamabad from March 1 to 3, where both sides have discussed the issue of Fazilika drain, okay, where Pakistan has assured that all the necessary actions will be taken so that the Fazilika drains well the free flow into the river Satluj. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो फजीलिका ड्रेन है वो किस रिवर में ड्रेन करता है, दैट इज रिवर सतलज. नाउ फैक्चुअल क्वेश्चंस. द इंडियन डेलीगेशन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन? So the Indian delegation was led by P.K. Saxena, okay, who is the Indian Commissioner for Indus Water. Now there were 3 women members who were part of the Indian delegation. Now friends, let's move to the COVID-19 news. यहाँ पे जो हमारे ICMR के चीफ है उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिया है. कल के न्यूज़पेपर में था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था कि वेदर द स्टेट गवर्नमेंट शुड फोर्स द पर्सन्स टू गो फॉर द वैक्सीनेशन. बट अगर हम ICMR चीफ का अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे सो ही इज सेइंग दैट 90% ऑफ दोज हु डाइड ऑफ COVID-19 इन 2022 दे हैव नॉट रिसीव द डोजेस. ओके, सो जो हमारे ICMR के जो डायरेक्टर जनरल है श्री बलराम भार्गवा, ही हैज सेड दैट in 2022 92% of those who died of COVID-19 had been unvaccinated individuals. Now the second important statement he has made is that wide coverage of vaccination has played a very important role in protecting hundreds of lives in India. Now what is the current status of COVID-19 in India? So we will see that India has contributed only 0.7% of global cases. अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो that is around 17% of the total global population. उसके कंपैरिजन में we will see that India has contributed only 0.7% of global cases. अभी currently only one state has over 10,000 active cases and 2 states have between 5,000 to 10,000 active cases. Then अगर हम states देखेंगे Kerala, Maharashtra, Mizoram, they contribute 50% of active cases in India.
currently. Now, this article is very important. There is a new Assistant Secretary of South and Central Asia appointed in US. His name is Donald Lu. So he has testified before the Senate Foreign Affairs Committee. Appointment के पहले वहाँ पे testify करना पड़ता है, and the official they have to give views on various aspects of US relationship across the world. So here he was speaking about the India-US relationship. His statement comes in the backdrop of India's abstention from vote in United Nations General Assembly and United Nations Security Council. So Mr. Lu, he was earlier Deputy Chief of Mission in New Delhi from 2010 to 2003. According to him, the relationship between India and US is a defining partnership that is going to define the security of Asia, US and the world. Now, he says that India has a vibrant civil society, a free media and independent judicial system. However, there have been concerns regarding human rights challenges, which includes lack of state assembly elections in Jammu and Kashmir and reports of human rights abuses in India. Now, the next is Jammu to get village defense group. So friends, अगर हम यहाँ पे आएंगे this paragraph, so it gives us the background that what is this village defense group. So in 1995, a committee was constituted in Jammu that is called as Village Defense Committee, क्योंकि उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में militancy अपने height पे था. So to control this militancy, this group was formed, that is VDCs, Village Defense Committees, in 10 districts of Jammu region. The aim was to fight militants in far off places, जैसे कि local militants को specially fight करना. ओके जैसे कि अभी हम देखेंगे कि हमने पास्ट में एक न्यूज़ किया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट विच वॉज कैरिंग ऑन अटैक्स on the migrants in Jammu and Kashmir. It is the shadow organization of Lashkar-e-Taiba. So they were carrying out attacks in valley. Now most of the fighters of this resistance front were recruited locally. Okay, तो मिलिटेंसी को फाइट करने के लिए एक लोकल ग्रुप बनाना ताकि लोकली उन्हें रोका जा सके. So that was the objective of VDCs. Now these VDCs will be reconstituted and they will be called as Village Defense Group, and they will get high-tech arms to fight militancies. Okay, the formal order to constitute them will soon be passed by Union Home Ministry. Coming to the defense acquisition procedure, that is called as DAP. अब ये DAP में कुछ कैटेगरीज होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं. Make 1, Make 2. ओके, सो जो Make 1 कैटेगरी होता है, the projects taken under this Make 1 category are government funded. So the Defense Ministry has given its in principle approval for 4 projects under Make 1 category. जो Make 2 category होता है, it is industry funded projects. यहाँ पे 5 projects को green signal दिया गया है under the Defense Acquisition Procedure 2020. Now some of the projects are development of light tank for Army and communication equipment for Indian Air Force. Okay, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए द इंडस्ट्री विल बी प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज़? द सिग्निफिकेंस इज दैट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द लॉन्च ऑफ DAP 2020 दैट द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ बिग टिकट प्लेटफॉर्म्स, मतलब बिग प्रोजेक्ट्स सच एज लाइट टैंक एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट विद इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. नाउ फिर से हम देखते हैं एक फैक्चुअल न्यूज़ दैट द AIP हैज़ ऑल्सो बीन अकॉर्डेड टू द फॉलोइंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस्ट्री फंडेड Make 2. मतलब Make 2 के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? सो वी विल सी फुल मोशन सिमुलेटर फॉर अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर्स एंड वेरिएबल रोबोटिक इक्विपमेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. नाउ फ्रेंड्स, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. उसके तहत अगर हम देखेंगे तो देयर आर 2 डिफेंस कॉरिडोर्स. सो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स द 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आर कमिंग अप इन विच स्टेट. सो देयर आर 2 स्टेट्स इन विच द डिफेंस कॉरिडोर इज गोइंग टू कम अप. प्लीज राइट देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स. नाउ Beijing based AIIB puts Russia Belarus project on hold. So if you will just see Asian Infrastructure Investment Bank, there are 2 banks which जहाँ पे आपको confusion नहीं होना चाहिए. एक होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक,
New Development Bank, NDB. This is a BRICS-led bank and it is headquartered in Shanghai. The next is AIIB. This is China-led bank and this is headquartered in Beijing. Okay. So यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे because of Ukraine Russia crisis, certain projects in Russia and Belarus has been put on hold. Okay. So this move comes up under sweeping sanctions which has been imposed on Russia. Then yesterday कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि sanctions has already been imposed on Belarus also. Now अब हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में, एशियन AIIB के बारे में हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे. तो AIIB का जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इट इज़ चाइना विच हैज़ 26.5% वोटिंग शेयर. द सेकेंड लार्जेस्ट इज इंडिया विच हैज़ 7.5% होल्डिंग. दैट इज फॉलोड बाय रशिया विच हैज़ 5.97% of voting share. Now Belarus is also the member of the bank and this bank AIIB is headed by Jin Likun of China. इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सो फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल. Now the next is Sri Lanka reels under fuel crunch, power cuts. So this is very important. Economic crisis in Sri Lanka is going on. To solve this economic crisis, you must be remembering that in past the Exim Bank of India has signed a deal with the Sri Lankan government. So यहाँ पे Sri Lanka signed an agreement of $500 million loan from India, which was to be provided by Exim Bank to help the island nation with fuel imports. So अगर हम श्रीलंका को देखेंगे, it roughly spends $500 million a month to source diesel and petrol. Okay. The next is कि चाइना का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका एक्सटेंट क्या है. तो अगर श्रीलंका का हम फॉरेन रिजर्व देखेंगे इट इज़ जस्ट ओवर $2 बिलियन. बट अगर गवर्नमेंट का हम डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन देखेंगे देन इट इज़ $7 बिलियन दिस ईयर. सो दैट इज़ अ शॉर्टेज ऑफ $5 बिलियन. ओके. नाउ इसमें से जो $1 बिलियन है उसका रीपेमेंट जो है वो ड्यू है जुलाई से ही. फाइन. इसके साथ साथ देयर इज़ फूड क्राइसिस गोइंग ऑन इन श्रीलंका. देयर इज़ लैक ऑफ इम्पोर्ट, फ्यूल शॉर्टेज, उसके वजह से देयर इज़ पावर कट्स. The next is trade deficit seen high and the current account deficit is going to widen. So current account deficit, current account which includes export and import of visibles, जिसको हम merchandise कहते हैं या goods कहते हैं. Invisible means services and net transfer. Okay, so these are the components of current account deficit. So current account deficit, अगर डॉलर बहुत ज़्यादा कंट्री के बाहर जा रहा है so there will be current account deficit. One of the outcome of this high current account deficit will be depreciation of Indian rupee. Depreciation of Indian rupee. Now this depreciation of Indian rupee in future will lead to inflation. Okay, जो इस टाइप का इन्फ्लेशन होता है उसको हम कभी कभी कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. Now let's look at the reason of this very high trade deficit. तो देख हम देखेंगे, पहले हम क्वांटम देखते हैं. इंडिया का ट्रेड डेफिसिट का क्वांटम क्या है. सो द इंडिया ट्रेड डेफिसिट विच इज़ $21.2 बिलियन मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे तो इट हैज़ वाइडन टू 2.6% ऑफ GDP इन 2022-23 फ्रॉम अर्लियर 1.7%. नाउ सी द रीजन्स फॉर दिस. सो इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, पिकअप इन डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स, गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, इंडियाज इम्पोर्ट बिल इज राइजिंग. देन राइज इन कमोडिटीज एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस एंड वेरी हाई एंटिसिपेशन ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स. दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट. द नेक्स्ट इज द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विच हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ विच कैन हैव इम्प्लीकेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल. सो अ 10% राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वुड वाइडन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट बाय 0.3% ऑफ
GDP. Then what can be the impact? So if you will just read this paragraph, Russia accounts for just 0.8% of India's export, but it would increase if the slowdown in Russia's economy has ripple effects. नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडिया के ऊपर. तो बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देयर हैज़ बीन डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल रॉ मटेरियल सप्लाई सच एज गैस, कोल एंड एल्यूमिनियम, देन क्रूड ऑयल एंड व्हीट. सो दैट्स वाई द प्राइसेस आर सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर. और हम देखेंगे इन ग्रेन्स. ओके, so Russia and Ukraine, they are projected to account for 28.5% of global wheat export. Okay, so if there is Russia Ukraine crisis, then definitely this is going to increase. The next is about the sun oil import from Ukraine. So sunflower oil import fell 54% in February. Okay, okay, which was to be coming from Ukraine, but because of the crisis it has went down. Now if you will just see, Russia and Ukraine, they account for more than 90% of India's import of sunflower oil. This data is very important. So these are the economic impact of Russia-Ukraine crisis. For example, we've always asked that what can be the impact on India. So we can see over here that there is economic impact of the war. The next is that what government is doing to help the exporters who are facing a cash shortage because of Russia-Ukraine crisis. So India is considering a guarantee of lenders, letters of credit and soft loans for exporters hit by cash shortage due to Russia's invasion to Ukraine and then the western sanctions imposed on Moscow. The next is YouTube creators contributed rupees 6,800 crore to economy in 2020. So here the the people who are creating YouTube videos etc., they have contributed around rupees 6,008 crore to Indian GDP, and they have generated around 6.83 lakh full-time equivalent job in India according to the Oxford Economics. Now friends, let's move to the आर्टिकल नॉट टेकिंग साइड्स. तो यहाँ पे इंडिया का जो चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी में, दैट टू बैलेंसिंग द एक्सट्रीम विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, बट वन साइड इज रशिया and the one side is USA. Okay, so balancing this extreme, so India voted abstained from voting to the resolution. यहाँ पे जो इंडिया का जो एक इंटरेस्ट है that was evacuation of Indian students. Okay, so evacuation of Indian students. So earlier what happened, that Russia vetoed the United Nations Security Council resolution 8979. Then it came in United Nations General Assembly, where 141 countries voted in favor of United General Assembly resolution which condemned Russia in the strongest words, and it demanded an immediate withdrawal of Russian troops. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो China, India again abstained from voting. Okay, UAE, which had earlier abstained from voting in Security Council, now voted in favor of the resolution in UNGA. Okay, now if you will just see that India's abstention, why India has abstained, because of the shift in the Indian position. Because if you will just see over here, the main challenge to India is evacuating its Indian citizens, first thing. Second is that Russia is the major defense partner of India. That is the second focus. So these are some of the reasons that why India has abstained from the voting. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you dear.